आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 1 का। और इस सबक का उन्वान है मकतूब निगारी। मकतूब के माने होते हैं बच्चों चिट्ठी या ख़त के, और ख़त शख्सी इजहार का एक तरीक़ा होता है। ख़त निस्फ मुलाकात होती है। ख़त के ज़रिए हम हमसे दूर बैठे हुए हमारे अज़ीज़ दोस्तों, रिश्तेदारों और दूसरे अशख़ास के हालात का ब्यौरा ले सकते हैं और अपने हालात की मालूमात उनको पहुंचा सकते हैं। ख़त के ज़रिए हम निस्फ मुलाकात कर सकते हैं, यानी आधी मुलाकात का ज़रिया ख़तूत हैं। हमारे उर्दू अदब में बहुत सारे शोरा हुए हैं, बहुत सारे अदीब हुए हैं जिन्होंने अपने दोस्तों और दिगर अशख़ास को ख़त लिखे हैं। वो ख़त अदब पारों की हैसियत रखते हैं और उर्दू में उनका अलग मुकाम है। ख़त लिखने वालों में या ख़त लिखने वाले उदबा के अंदर मिर्ज़ा गालिब का बड़ा नाम है। मिर्ज़ा गालिब के जो ख़त हैं बच्चों वो रिवायत से हटकर अलग अंदाज़ के ख़त हैं। मिर्ज़ा गालिब ने नए तरह के ख़त लिखे, नए अंदाज़ के ख़त लिखे। आपने ख़त लिखने का फिरसोदा तरीका छोड़ दिया और रिवायत से हटकर नए अंदाज़ में अलकाब व आदाब को तर्क करने के बाद आपने ख़त लिखे और आपने अपने ख़तों के ज़रिए मुरासले को मुकालमा बना दिया। आप ख़त के अंदर सामने वाले से इस तरह मुखातिब होते थे कि जैसे वो आपके सामने बैठा हुआ है और रूबरू आपसे बातें कर रहा है। आप इस तरह सामने वाले से हम कलाम होते थे। यहाँ हम मकतूब निगारी का मुताला कर रहे हैं और मकतूब निगारी के ज़ेर हमारे सबक के अंदर मिर्ज़ा गालिब के 2 ख़त दिए गए हैं। एक ख़त मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो सबक का तीसरा हिस्सा है, और ये ख़त मिर्ज़ा गालिब ने मुंशी हरगोपाल तुफ्ता को लिखा था। मुंशी हरगोपाल तुफ्ता कौन थे? मुंशी हरगोपाल तुफ्ता मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द भी थे और मिर्ज़ा गालिब के ख़ास दोस्त भी थे। बहुत प्यारे दोस्त थे, बहुत मोहब्बत के साथ मिर्ज़ा गालिब इनसे मुखातिब होते थे। तो मुंशी हरगोपाल तुफ्ता हैं, जो शागिर्द इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि इनके अशार के ऊपर गालिब इसलाह लिखते थे, इसलाह करते थे। और दोस्त इसलिए क्योंकि गालिब के बहुत ज़्यादा दुख दर्द के अंदर ये गालिब का हमेशा साथ देते थे। तो मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम गालिब ने एक ख़त लिखा था। वो ख़त हम यहाँ पर लेकर आए हैं। सबक के अंदर हम इसका मुताला करेंगे। ख़त के अंदर किस तरह की मालूमात दी गई है ये आपको बच्चों बड़े गौर से मुताला करना है, क्योंकि ये मालूमात जो दी गई है ये बहुत अहम मालूमात इस ख़त के अंदर शामिल की गई है। इस ख़त के अंदर गालिब ने 1857 की पहली जंग आज़ादी की तहरीक के हवाले से मालूमात फराहम कराई है। हालात बयान कर रहे हैं कि दिल्ली के किस तरह के हालात हैं। मुंशी हरगोपाल तुफ्ता जो उनसे दूर बैठे हुए हैं उनको बता रहे हैं कि दिल्ली में अंग्रेज़ों ने तहरीक के नाकाम होने के बाद कितना जुल्म सितम किया है, किस तरह से मुसलमानों को परेशान किया गया है, किस तरह से बागियों को और तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने वालों को सज़ाएं दी जा रही हैं। सारा बयान आपने बड़ी तफसील से किया है और बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत दिलकश ज़ुबान के अंदर आपने ये ख़त लिखा है। हम मुताला करेंगे इस ख़त का और साथ ही समझते चलेंगे कि गालिब किस तरह से इस ख़त के अंदर बयानी कर रहे हैं। मुंशी हरगोपाल तुफ्ता को आपने ख़त लिखा है और लिखते हैं, साहब तुम जानते हो कि ये मामला क्या है और क्या वाक़या हुआ। बच्चों जब हम खतूत लिखते हैं तो उसमें अलकाब व आदाब का इस्तेमाल करते हैं। ख़त लिखने का तरीका आपको बताया गया है। ख़त के अंदर अलकाब व आदाब का इस्तेमाल किया जाता है, सलाम दुआ की जाती है। लेकिन गालिब ने ख़त लिखने के पुराने अंदाज़ को बिल्कुल छोड़कर नया अंदाज़ इख्तियार किया है और नए अंदाज़ में आपने वो अलकाब व आदाब, वो भारी भारी लफ्ज़ छोड़ दिए हैं। आसान इस तरह से बात की है कि जैसे सामने बैठे हुए शख्स से वो मुखातिब हैं, रूबरू मानकर आप बात कर रहे हैं। तो सीधे अपने दोस्त को कहते हैं, शागिर्द को कहते हैं कि साहब तुम जानते हो कि मामला क्या है और क्या वाक़या हुआ। वो एक जन्म था कि जिसमें हम तुम बाहम दोस्त थे। वो किस मामले के बारे में बता रहे हैं? वो बता रहे हैं 1857 के पहले मामलात के बारे में। वाक़या हुआ 1857 का गदर, जो पहली जंग आज़ादी थी बच्चों। उस वक्त दिल्ली के ऊपर बहुत ज़ोर आजमाइश हुई, क्योंकि गदर के अंदर जितने भी बागी थे उन्होंने दिल्ली के ऊपर हमला किया। बगावत वहाँ शुरू हुई और उसके बाद बगावत को जब कुचल दिया गया तो अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा जुल्म सितम दिल्ली के अवाम पर ही किया। उसमें अवाम भी थी और उसमें ख़वास भी थे, सभी उसके अंदर शामिल थे। बड़े बड़े जागीरदारों को, बड़े बड़े रसूखदारों को अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया, सज़ाएं दी गई। यानी जिसके ऊपर शक था कि ये बगावत में शामिल था, ये लाल किले के दहाने में शामिल था, उन सबको अंग्रेज़ों ने
बागी करार दिया और सबको सजाएं दी गई। तो मिर्ज़ा गालिब भी उस वक्त लाल किले से वाबस्ता थे, तो ये कहते हैं कि तुम जानते हो कि मामला क्या है और क्या वाक़या हुआ, क्या वाक़या हुआ, वाक़या मतलब क्या हुआ उस वक्त। तो वाक़या मैंने बता दिया आपको 1857 के गदर के बारे में बात हो रही है। ये जो मामले के बारे में बात कर रहे हैं ये मामला है 1857 की पहली जंग आज़ादी का। वो एक जन्म था कि जिसमें हम तुम बाहम दोस्त थे, हम तुम बाहम दोस्त थे। कब थे? पिछले जन्म की बात कर रहे हैं ये, कि वो एक जन्म था। अब ये 2 जन्म के अंदर बात कर रहे हैं अपनी। 2 जन्म कौन से? एक जन्म तो वो जो लाल किले से मुताल्लिक था, जब ये शेर सुखन के अंदर माइल थे और उस वक्त बगावत नहीं हुई थी। बगावत से पहले वाले हिस्से को ये अपना पहला जन्म कह रहे हैं, एक जन्म कह रहे हैं। और दूसरा जन्म जिसकी बात कर रहे हैं वो फिलहाल चल रहा है, उस वक्त की बात कर रहे हैं जब अंग्रेज़ों का जुल्म सितम हो रहा है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, सब कुछ नेस्तो नाबूद हो चुका है। और अब जो दौर चल रहा है उसको गालिब अपना खुद का दूसरा जन्म कह रहे हैं। तो 2 जन्म, एक बगावत से पहले 1857 की तहरीक से पहले का हिस्सा, और दूसरा जन्म 1857 की तहरीक के बाद का हिस्सा। 1857 की तहरीक से पहले गालिब का लाल किले में आना जाना था। बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद थे। किले के अंदर आप शेर व शायरी करते थे, शेर व सुखन से आप महफिलों के अंदर खूब ज़ोर आजमाइश करते थे, खूब महफिलें होती थी, आप वहाँ पर जाते थे और सुकून की मज़े की ज़िंदगी आपकी गुजर रही थी, बहुत अच्छी ज़िंदगी आपकी गुजर रही थी। कब? 1857 से पहले। और जब 1857 का गदर हो गया तो अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र को कैद कर लिया, उनके बेटों को कत्ल कर दिया गया, लाल किले के ऊपर कब्जा कर लिया। पूरी तरह से दिल्ली को अपने कब्जे में लेने के बाद जो लोग लाल किले से वाबस्ता थे, बहादुर शाह जफ़र के हमदर्द थे, मुगलिया सल्तनत के हमदर्द थे, उन सबको अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करके सजाएं देनी शुरू कर दी। तो पहला एक हिस्सा जो था, पहला जन्म था, वो उनका आराम से गुजर रहा था मिर्ज़ा गालिब का। अब दूसरा जो हिस्सा है वो छिपते कटते गुजर रहा है, परेशानियों में गुजर रहा है, क्योंकि अब उनके सरप्रस्त नहीं रहे। जहाँ से उनको रुपया पैसा मिलता था, जहाँ उनको तनख्वाह मिलती थी बहादुर शाह जफ़र के दरबार में, दरबार ख़त्म हो गया और अब उनकी ज़िंदगी महरूमी में गुजर रही है, परेशानियों में गुजर रही है। तो ये कह रहे हैं कि हमारा एक जन्म था, वो पहला जन्म था, उसमें हम क्या कर रहे थे? हम दोस्त थे और तरह तरह के हम में तुम में मामलाते मेहरो मोहब्बत दरपेश आए। मामलाते मेहरो मोहब्बत, मेहरबानी और मोहब्बत के, करम और मोहब्बत के हम मिलकर रहते थे, पक्के दोस्त बनकर रहते थे, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटते थे, एक दूसरे की तकलीफ़ों को कम करने की कोशिश करते थे, खुशियों में, राज और न्याज की बातों में हम साथ रहते थे। वो दौर था। अब वो दौर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मुंशी हरगोपाल तुफ्ता भी दिल्ली से दूर चले गए थे, दिल्ली से दूर थे, अब इनसे मुलाकात नहीं हो रही थी मिर्ज़ा गालिब से। तो ये कहते हैं कि हमारे अंदर मामलाते मेहरो मोहब्बत पेश आते थे, शेर कहे, दीवान जमा किए। उस वक्त के हालात बता रहे हैं कि हमने मिलकर बहुत सारे अशार भी कहे हैं और हमने अपने दीवान भी जमा किए हैं। दीवान शायरी के मजमूए। उसी ज़माने में एक बुज़ुर्ग थे कि हमारे तुम्हारे दोस्त दिल्ली थे और मुंशी नबी बख्श उनका नाम और हकीर तखल्लुस था। अब ये मुंशी नबी बख्श हकीर के बारे में बात कर रहे हैं। मुंशी नबी बख्श हकीर, इनके नाम लिखा हुआ एक ख़त भी हमारे सबक में शामिल है, जो हम अगले हिस्से के अंदर मुताला करने वाले हैं। उनके नाम भी बता रहे हैं कि उस वक्त दिल्ली में हम मोहब्बत से रहते थे, भाईचारे से रहते थे, खुलूस से रहते थे, और हमारे एक दोस्त और थे, बुज़ुर्ग दोस्त थे। और वो बुज़ुर्ग दोस्त कौन थे? उनका नाम बताया गया है मुंशी नबी बख्श उनका नाम था और हकीर उनका तखल्लुस था। यानी मुंशी नबी बख्श हकीर हमारे दोस्त हुआ करते थे। उनके बारे में भी अब मुझे कुछ मालूमात नहीं है। नागाह, नागाह यानी अचानक, यकबायक, अचानक। नागाह, ना वो ज़माना रहा, ना वो ज़माना रहा। कौन सा ज़माना? गदर से पहले का ज़माना। जब गदर हो गया तो ये सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो अब कह रहे हैं कि ना तो वो ज़माना रहा, ना वो अशख़ास रहे। अशख़ास शख्स की जमा, शख्स यानी लोग, और अशख़ास एक से ज़्यादा आदमी, एक से ज़्यादा फ़र्द। तो ना वो ज़माना रहा, ना वो अशख़ास रहा, ना वो मामलात रहे
कौन से मामलात? शेर व शायरी के, शेर व सुखन के, हमदर्दी के, इश्क व मोहब्बत वाले जो मामलात थे, हम साथ बैठते थे, खूब मज़े करते थे, सब मामलात वो अब ख़त्म हो गए। ना वो इख्तिलात रहा, ना वो इनबिसात रहा। इख्तिलात यानी मेल मिलाप, जो हम मिलजुल के रहते थे वो भी ख़त्म हो गया। और इनबिसात यानी खुशियाँ, अब ना तो वो खुशी रही, ना वो मेल मिलाप रहा, ना वो मामलात रहा, ना साथ बैठकर हमदम होना रहा, सब कुछ हमारा ख़त्म हो गया है। बाद चंद मुद्दत के दूसरा जन्म हमको मिला। और जो वो मामला था उसके बाद चंद मुद्दत यानी वक्फा या वक्त, चंद वक्फे के बाद हमें ऐसा मौका मिला कि हम दूसरे जन्म को पा गए। अब दूसरा जन्म कौन सा? उस कहत से बच गए, उस परेशानी से बच गए। वो जो शोर और हंगामा जो हुआ था 1857 के गदर के अंदर, बड़े बड़े लोग पकड़े गए थे, मारे गए थे, कत्ल कर दिए गए थे, लूटपाट हो गई थी, मिर्ज़ा गालिब उससे बच गए। अब बच गए तो ये उसे अपना दूसरा जन्म कह रहे हैं। तो ये बात बच्चों आपको याद रखनी है। पहला जन्म 1857 के गदर से पहले को बताया है, क्योंकि उस वक्त एक अलग तरह की ज़िंदगी गालिब गुजार रहे थे। अपने दोस्तों के साथ मिलना, उठना बैठना, बातें करना, शेर व शायरी करना, दरबार में जाना, दरबार से इनामात हासिल करना, तारीफ़ें हासिल करना, वो अलग तरह की ज़िंदगी इनकी गुजर हो रही थी। और अब ये जो दूसरे तरह की ज़िंदगी के गदर हुआ, हंगामा में एक तो उनकी जान बच गई, बड़े बड़े लोग मारे जा रहे थे, जागीरदारों को कत्ल कर दिया था, फांसी के तख्तों के ऊपर चढ़ा दिया था। गालिब बच गए, मिर्ज़ा गालिब उस परेशानी से बच गए, लेकिन उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब हालात के अंदर हो गई। उनको ख़राब हालात से दो चार होना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब मुआशी तंगी भी आ गई। अंग्रेज़ों ने वजीफ़ा नहीं दे रखा था, जो बहादुर शाह के दरबार से वजीफ़ा मिलता था उससे ये गुज़र बसर करते थे। अब बहादुर शाह ज़फ़र नहीं रहे तो वजीफ़ा ही बंद हो गया, शेर व शायरी भी अब कम हो गई, दोस्त अहबाब भी कोई मिलने वाले नहीं रहे। दिल्ली में जो मारा मारी हुई, जो लूट मार हुई, उसकी वजह से जो इनके दोस्त थे, इनके रिश्तेदार थे, मिलने वाले थे, और मोहल्ले के जो दूसरे लोग भी थे वो भी अपने अपने मकान छोड़ कर चले गए थे, भाग गए थे दूसरे शहरों की तरफ, दूसरी जगहों की तरफ। गालिब वहां पर बचे रहे, तो वो मामला भी गालिब बयान करेंगे कि वो कैसे बचे रहे। तो दूसरा जन्म हमको मिला। अगरचे सूरत इस जन्म की बैनाए मिस्ल पहले जन्म की है। बैनाए मिस्ल, बैना यानी हूबहू, बिल्कुल वैसी की वैसी ही। ये कह रहे हैं कि जो हमारी शक्ल सूरत है ये बैनाए मिस्ल, पुराने हूबहू वैसी की वैसी उसी तरह की मेरी शक्ल है, शक्ल में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी कि मैं शख्स तो वही हूं, लेकिन मैंने दो तरह की ज़िंदगी यहां पर देख ली है। तो एक जन्म अलग और दूसरा जन्म अलग। तो ये कहते हैं कि हालांकि मेरी सूरत इस जन्म की बैनाए मिस्ल पहले जन्म के है, पहले जन्म की जैसी ही मेरी हूबहू शक्ल है। यानी एक खत मैंने मुंशी नबी बख्श साहब को भेजा, उसका जवाब मुझको आया, और एक खत तुम्हारा कि तुम भी मौसूम ब मुंशी हरगोपाल व मुतखल्लुस ब तुफ्ता हो। अभी कहते हैं कि मेरी शक्ल में कोई बदलाव नहीं हुआ, मेरी आदतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। मैंने दो ख़त लिखे हैं इस दौरान भी। एक ख़त तो लिखा मैंने मुंशी नबी बख्श हकीर को, एक ख़त किसको लिखा? मुंशी नबी बख्श हकीर को, और दूसरा ख़त मैंने तुम्हें लिखा है। तुम्हें किसको? हर गोपाल तुफ्ता को, मौसूम यानी नाम से पुकारे जाने वाले। अब तुम्हें बोला कि तुम्हें भेजा है, और तुम किस नाम से पुकारे जाते हो? तुम मौसूम हो मुंशी हर गोपाल मुतखल्लुस, यानी तखल्लुस कौन सा है आपका? तुफ्ता, तुफ्ता आपका तखल्लुस है। तो मुतखल्लुस, तखल्लुस के बारे में बात की जा रही है। मुंशी हर गोपाल तुफ्ता हो, आज आया, और मैं जिस शहर में हूँ उसका नाम भी दिल्ली, और उसी मोहल्ले का नाम बल्ली मारों का मोहल्ला है। तो जो तुम्हारा ख़त है वो मुझे मिल गया है, और मैं जिस शहर में रह रहा हूँ इस जन्म में, अब वो थोड़ा मजाक भी कर रहे हैं, क्योंकि शोखी और ज़राफ़त, हंसी मजाक, तंज़ो मज़ाह गालिब के किरदार में था। गालिब बात बात के अंदर, बात बात से हंसी पैदा करते थे, ज़राफ़त पैदा कर दिया करते थे। तो यहाँ भी वो ज़र्फ़ कर रहे हैं कि एक जन्म तो निकल गया वो, अब दूसरा जन्म ये है, इस जन्म के अंदर में शहर दिल्ली है मेरा, और मोहल्ला जहाँ मैं रहता हूँ वो बल्ली मारान है। दूसरा जन्म हो गया है, चेहरा वही का वही है, आदत और खसलत मेरी वही की वही है। ख़त लिखे हैं मैंने मेरे दोस्तों को, और ख़त मुझे हासिल हुए हैं। बल्ली मारों का मोहल्ला है, ये दिल्ली का मोहल्ला बल्ली मारान के बारे में बात कर रहे हैं।
लेकिन एक दोस्त उस जन्म के दोस्तों में से नहीं पाया जाता। अब ये कहते हैं कि मेरा एक दोस्त जो उस जन्म में मेरा साथी था, गदर से पहले मेरा साथी था, अब नहीं मिलता, पता नहीं कहाँ गया। वल्लाह ढूंढने को मुसलमान इस शहर में नहीं मिलता। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या अहले हिरफा, अगर कुछ हैं तो बाहर के हैं। हुनूद अलबत्ता कुछ कुछ आबाद हो गए हैं। वल्लाह यानी खुदा की कसम। वल्लाह करके कोई बात कही जाती है तो अहद लिया जाता है, खुदा की कसम खाई जाती है। और अहले हिरफा का मतलब होता है बच्चों मुख्तलिफ पेशों से मुतालिक लोग। हिरफा यानी पेशेवर या जो काम करते हैं दूसरे, वो हिरफा कहलाते हैं। और अहले हिरफा काम करने वाले लोग, पेशावर काम करने वाले लोग, जिनका अलग से ट्रेडमार्क हो, मार्क हो और अलग से उनका पूरा का पूरा सिस्टम हो काम करने का। तो मोहल्ले का नाम बता दिया और फिर कहते हैं कि मेरा एक दोस्त गायब है, मिल नहीं रहा, पता नहीं चल रहा कहाँ है। अब क्यों नहीं पता चल रहा, तो हालात का फिर से ही बयान दे रहे हैं 1857 के बाद। बोले जब दूसरा जन्म हुआ तो इस शहर के अंदर, यानी गदर के बाद के हालात के अंदर बता रहे हैं कि इस शहर से सारे मुसलमान चले गए। क्योंकि गदर के बाद, जंग आज़ादी की तहरीक के बाद जो 1857 में नाकाम हो गई, अंग्रेज़ों ने काबू कर लिया मुसलमानों के ऊपर और उस वक्त जंग आज़ादी के मतवालों के ऊपर काबू कर लिया, तो बहादुर शाह ज़फ़र से मंसूब होने की वजह से, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र मुग़ल सुल्तान था और वो एक मुसलमान था, तो उससे मंसूब होने की वजह से दिल्ली और उसके आसपास के मोहल्ले के अंदर जितने भी मुसलमान थे और हिंदुओं में से भी या दूसरे मज़हब के मानने वाले लोगों में से भी जो जो दरबार से वाबस्ता थे, दरबार में उनका आना जाना था, उनको सबके ऊपर अंग्रेज़ों ने कहर ढा दिया था। तरह तरह से उनको सताया गया, तरह तरह से उनको परेशान किया गया, उनको फांसियों के फंदे के ऊपर चढ़ा दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया, कत्ल गारत मचा दी गई। तो बहुत ज़्यादा जुल्म सितम अंग्रेज़ आज़ादी की तहरीक के नाकाम होने के बाद कर रहे थे। उस तहरीक के नाकाम होने के बाद जब लोगों के ऊपर जुल्म सितम किया गया, परेशान किया गया, तो बहुत सारे लोग दिल्ली छोड़ कर दूसरी जगह भाग गए। वो डर कर भाग गए कि हम तहरीक में शामिल थे, तो जो शामिल नहीं थे उनको भी मारा पीटा जा रहा है, तो हम तो खुद वाबस्ता हैं। तो जो वाबस्ता थे या नहीं भी थे, तो वो सब दिल्ली खाली कर करके वहाँ से निकल गए। दिल्ली में सारे के सारे मुसलमान वहाँ से निकल गए। तो ये कहते हैं कि वल्लाह ढूंढने को मुसलमान इस शहर में नहीं मिलता। सारे मुसलमान उस शहर से निकल गए थे, अपनी अपनी जान बचाकर छुप गए थे, कोई नज़र नहीं आता था। जहाँ भी कोई नज़र आता तो अंग्रेज़ों ने अपने मुखबिर छोड़ रखे थे, पता चलता कि ये मुसलमान है और ये बगावत में शामिल था, उसको फ़ौरन पकड़ लिया जाता और कत्ल कर दिया जाता। तो सब छुप गए थे, कोई भी सामने नहीं आ रहा था। तो गालिब कहते हैं वल्लाह, यहाँ मैंने बताया वल्लाह के माने हैं खुदा की कसम खाई जा रही है। कसम खाकर कहते हैं कि वल्लाह ढूंढने को मुसलमान इस शहर में नहीं मिलता। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या अहले इरफा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, यहाँ क्या के मामले चाहे से हैं, क्या चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो या दूसरा पेशावर हो, कोई भी नज़र नहीं आता, सब के सब दिल्ली छोड़कर भाग गए। फिर कहते हैं अगर कुछ हैं तो बाहर के रहने वाले हैं। ये कहते हैं कि जो कुछ मुसलमान नज़र आते हैं तो वो दिल्ली के नहीं हैं, वो बाहर से आकर दिल्ली में बसे हैं। जो मुकामी दिल्ली के लोग थे वो सब छोड़कर जा चुके हैं। हुनूद, हुनूद बच्चों हिंदू मज़हब को मानने वाले शख्सों को कहा जाता है। हुनूद हिंदू की जमा है, हिंदू वाहिद और हुनूद जमा। तो कहते हैं हुनूद अलबत्ता कुछ कुछ आबाद हैं, आबाद हो गए हैं। यानी जब हालात सुधर रहे हैं धीरे धीरे, तो जो हिंदू मज़हब को मानने वाले लोग हैं वो आबाद हो गए, लेकिन मुसलमान अभी तक दिल्ली में नहीं आए हैं, वो भागे भागे ही फिर रहे हैं। आगे आते हैं, अब पूछो कि तू क्यों कर मस्कन कदीम में बैठा रहा। गालिब मुरासले को मुकालमा बना देते हैं। आपको याद रखनी है खासियत गालिब के खतूत की, ये इसकी खुसूसियात हैं। उन्होंने अलकाब व आदाब को ख़त्म कर दिया था, उन्होंने मुरासले को मुकालमा कर दिया था, उन्होंने जदीद अंदाज का इस्तेमाल किया था। इनको आपको पॉइंट में बना के बच्चों लिख लेना है कि ताकि आपको इम्तिहान में लिखते हुए जवाब देते हुए परेशानी नहीं आए। तो वो इस तरह से बात कर रहे हैं, इस तरह से कलाम कर रहे हैं कि जैसे तुफ्ता साहब इनके सामने बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए कलाम कर रहे हैं। पहले तो अपने हालात बयान कर दिए कि दिल्ली में ये गालत मची है, इस तरह के हालात हैं, ये तबाही दिल्ली में मची हुई है।
मेरा दूसरा जन्म ये समझो कि मैं बच गया हूं। अब कहते हैं कि अब पूछो कि तू क्यों कर मस्कन कदीम में रह गया था। मस्कन यानी घर, शहर, और कदीम पुराना। तो तू क्यों पुराने शहर में रह गया है, तू क्यों पुराने घर में रह गया है, उससे पूछा जा रहा है। मस्कन के माने रहने की जगह जहां रहते हैं। तो खुद ही कह रहे हैं कि अब तुम पूछो कि तू यहां पर कैसे रह गया, जब इतनी गारत मच रही है, इतने कत्ल किए जा रहे हैं, इतने लोगों को फांसी के तख्ते के पर चढ़ाया जा रहा है, इतने लोगों को सजाएं दी जा रही हैं, तो तुम्हें भी वहां से निकल जाना चाहिए था, तुम्हें भी वहां से भाग जाना चाहिए था। क्योंकि मिर्ज़ा गालिब भी मुगलिया दरबार से वाबस्ता थे। मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद थे। तो खुद ही कहते हैं कि अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि मैं यहाँ क्यों बैठा रहा, मैं अब तक क्यों रुका हुआ हूँ। अब जवाब देते हैं। साहिब बंदा, मैं हकीम मोहम्मद हसन खां मरहूम के मकान में 9-10 बरस से किराए पर रहता हूँ। वो पता बता रहे हैं अपना कि मैं बल्ली मारान के मोहल्ले में हूँ और यहाँ पर हकीम साहब का एक मकान है और उनका नाम है हकीम मोहम्मद हसन खान मरहूम, जो मर चुके हैं, जिनका इंतकाल हो चुका है, उनका मकान है। मैं उनके मकान में किराए से रहता हूँ और 9-10 बरस से मैं इसी मकान के अंदर रह रहा हूँ। यहाँ करीब क्या बल्कि दीवार ब दीवार में घर हकीमों के, और वो नौकर हैं राजा नरेंद्र सिंह बहादुर वालिये पटियाला के। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं यहाँ रह रहा हूँ, हकीम के घर में हूँ, और बराबर तो क्या आप ये मान लो कि दीवार ब दीवार बराबर बराबर बहुत सारे हकीमों के यहाँ पर मकान हैं। यहाँ करीब क्या, मैं कहूँ कि करीब करीब मकान है तो ये तो अलग बात हो जाएगी। तो करीब मत मानो, आप ये मानो कि सारे ही हकीमों के मकान हैं, दीवार ब दीवार। जैसे ही दीवार ख़त्म होगी फिर हकीम का मकान शुरू हो जाएगा, फिर वो मकान ख़त्म हो जाएगा तो फिर अगले हकीम का मकान शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे हकीम इस गली के अंदर रहते हैं। हकीम कौन है? हिकमत करने वाले, तबीब, तबाबत करने वाले। तो बहुत सारे हकीमों के घर हैं। अब वो हकीम कौन है? वो हकीम वालिये पटियाला यानी पटियाला के मालिक, पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह, राजा नरेंद्र सिंह बहादुर के नौकर हैं। कौन? वो जो हकीमों की गली है ना, जितने भी हकीम रहते हैं जो मिर्ज़ा गालिब ने बताए हैं, तो वो सारे के सारे हकीम पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह बहादुर के नौकर थे। सब के सब नौकर थे। राजा ने साहिबाने आलीशान से अहद ले लिया था कि बर वक्त गारत दहली ये लोग बच रहे हैं। अब इनके नौकर थे, राजा नरेंद्र सिंह के नौकर थे, और राजा नरेंद्र सिंह बहादुर ने साहिबाने आलीशान यानी अंग्रेज़ों के बड़े हकीम, बड़े जो अंग्रेज़ अफसर थे, उनसे ये अहद ले लिया था, इनसे वादा ले लिया था कि ये जो लोग हैं ये दिल्ली के गदर में शामिल नहीं होंगे, ये बचे रहेंगे, तो इनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। ये शरीफ इंसान हैं और ये जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करेंगे। तो उन्होंने, राजा साहिबान ने अहद ले लिया था। अहद का मतलब वादा, कसम खा ली थी, कसम खिलवा ली थी इनसे कि बर वक्त गारत दहली, जब दिल्ली का गारत होगा या दिल्ली में गदर होगा, उस वक्त ये लोग कुछ भी दखलंदाजी नहीं करेंगे, ये खामोशी से बैठे रहेंगे। साहिबान आलीशान के माने अंग्रेज़ हक्काम जो हुक्म देते हैं, बड़े अफसर, और गारत लूट, तबाही और बर्बादी। तो जब तबाही और बर्बादी का वक्त आएगा दिल्ली का कि 1857 के गदर को नाकाम करने के बाद लूटो गारत मची थी, तबाही मची थी, तो ये कहा कि तबाही में, लूटो गारत में शामिल नहीं होंगे और ना ही ये मुग़लों का साथ देंगे, ये अंग्रेज़ों का और जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेंगे। ये उन्होंने उनको भरोसा दिला दिया था अंग्रेज़ अफसरों को, और ये वादा भी कर लिया था कि जब गारत ख़त्म हो जाए तो बगावत के ख़त्म होने के बाद इनकी हिफाजत करनी है। चुनांचे बाद फ़तेह राजा के सिपाही यहाँ पर आ बैठे और ये कूचा महफूज रहा। अब जब अंग्रेज़ों से वादा ले लिया था कि ये बगावत में शामिल नहीं होंगे, गदर में शामिल नहीं होंगे, तो जब गदर ख़त्म हो गया, जब थोड़ा सुकून होने लगा, अंग्रेज़ों ने गिरफ्तारियां करनी शुरू करी, तो राजा ने अपने सिपाहियों को गली के ऊपर बैठा दिया, गली की निगरानी के लिए बैठा दिया। वो वहाँ हिफाजत के ऊपर मुकीम हो गए, हिफाजत करने में लग गए, इसलिए वो गली पूरी की पूरी महफूज हो गई। और उसी गली में गालिब रहते थे तो गालिब भी बाहिफाजत रहे। तो ये कूचा, कूचा के माने होते हैं बच्चों गली, कूचा यानी गली,
ये उस गली के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर गालिब रहते थे, हकीमों की गली, जहां पर बहुत सारे हकीमों के मकान थे। ये कूचा महफूज रहा, वरना मैं और ये शहर कहाँ, मुबालगा ना जानना, अमीर गरीब सब निकल गए। मुबालगा यानी किसी बात को बड़ा चढ़ाकर, बड़ी बात को या ज़रूरत से ज़्यादा बोल देना। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर मुबालगा ना जानना, वाक़ई के ख़िलाफ़ समझना, गलत जानना, ये आप मत समझना। जो मैं कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ, और मैं छोटा सा आदमी हूँ जो बचा रह गया, वरना शहर के शहर बर्बाद हो गए। बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े दौलतमंद लोगों को अंग्रेज़ों ने बर्बाद कर दिया, अंग्रेज़ों ने कत्ल कर दिया है। मैं तो एक छोटा सा शख्स था तो बच गया मैं, और बचने की वजह भी आपने तहरीर कर दी। मुबालगा ना जानना, अमीर गरीब सब निकल गए, जो रह गए थे वो निकाले गए। जागीरदार, पेंशनदार, दौलतमंद, अहले हिरफा कोई भी नहीं है, सब भाग गए अंग्रेज़ों से डरकर, और जो बचे हुए थे उनको अंग्रेज़ों ने भगा दिया, अंग्रेज़ों ने मार दिया। तो जो बड़े बड़े लोग थे कोई भी ना बच सका, ना दौलतमंद, ना पेंशन बंधी हुई पेंशन वाले थे, मातहत थे पुराने राजाओं के, मुगलों के मातहत थे, सबको दरबदर कर दिया गया। उनकी जागीरें छीन ली गई, उनकी दौलत छीन ली गई, उनके असबाब छीन लिए गए, और रुसवा करके उनको शहर से बेदखल कर दिया गया, निकाल दिया गया। मुफस्सिल हाल लिखते हुए डरता हूँ, मुफस्सिल यानी तफसील के साथ पूरे हालात लिखते हुए डरता हूँ। कुछ कुछ इन्होंने लिख दिए हैं, और कुछ कुछ के अंदर भी छुपा के गालिब ने बहुत सारी बातें लिख दी हैं। 1857 के गदर की बहुत सारे हालात हमारी नज़रों के सामने तैरने लग गए हैं, कैसे हालात अंग्रेज़ों ने उस वक्त बना दिए थे। तो गालिब अब कह रहे हैं तुफ्ता साहब से कि मैं मुफस्सिल हालात लिखते हुए डरता हूँ। मुफस्सिल के माने मैंने आपको बताया बच्चों, तफसील के साथ पूरे सामने लाकर बड़ा चढ़ाकर बताना। तो गालिब मुफस्सिल हालात बयान करते हुए इसलिए डर रहे हैं क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपने मुखबिर हर जगह लगा रखे थे। खतूत जो लिखे जाते हैं उन तक की निगरानी की जा रही थी। अगर कोई कुछ भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखा जाता तो उसे भी बागी मानकर सज़ा दी जा रही थी। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक शब्द भी मुँह से निकालना दुबर था। सब खामोश बैठे हुए थे, जो ख़िलाफ़ थे वो भी खामोशी से अपना वक्त गुजार रहे थे। गालिब भी दिल से तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे, लेकिन ज़ुबान से कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि इनके आसपास भी अंग्रेज़ों ने मुखबिर लगा रखे थे। मुखबिर जासूसी करने वाला, खबर इधर से उधर करने वाले। तो मुखबिरों के डर की वजह से वो कहते हैं कि मैं मुफस्सिल हालात नहीं बता सकता, वरना हालात यहाँ पर और भी ख़राब हैं, बहुत परेशानी के हालात यहाँ पर हैं। मुलाजिमान किले पर शिद्दत है। मुलाजिमान किला, किले के मुलाजिमान पर शिद्दत यानी बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, शदीद परेशान किया जा रहा है उनको, जो किले के मुलाजिमान थे, किले के नौकर थे, और बाज़ पुरस और दारोगीर में मुब्तला हैं। बाज़ पुरस के माने हैं बच्चों पूछगछ, पूछताछ करना, उनसे पूछना, मामलात पूछना कि तुम कहाँ थे, किसके साथ थे, बगावत में किसका साथ दिया। तो जो किले के मुलाजिमान हैं उनको अंग्रेज़ परेशान कर रहे हैं। जब मन चाहा जिसको गिरफ्तार कर लिया, ले जाके महीनों जेल में बंद रखा, पूछताछ के बहाने उनको तरह तरह से सताया जाता था। और दारोगीर के माने हैं पकड़ धकड़। हंगाम के माने हैं बच्चों वक्त या ज़माना, ज़माने या वक्त को हंगाम कहते हैं। तो पूछताछ कर रहे हैं और पकड़ धकड़ हो रही थी, दारोगीर हो रही थी। यहाँ पर दी गया है बाज़ पुरस पूछताछ और दारोगीर में मुब्तला हैं। पूछताछ कर रहे थे और जिसको जहाँ मन आया वहाँ पकड़ लिया, पकड़ धकड़ हो रही थी। मगर वो नौकर जो इस हंगाम में नौकर हुए हैं और हंगामे में शरीक रहे हैं, तो किन से पूछताछ हो रही थी कि वो इस हंगामे के दौरान, हंगाम यानी मैंने ज़माना बताया आपको, इस हंगाम के दौरान जो नौकर थे, लाल किले के अंदर नौकरी करते थे, मुलाजिम थे, उनको पूछताछ की जा रही थी, उनसे पकड़ धकड़ की जा रही थी और गिरफ्तारियां उनकी की जा रही थी। अब खुद के बारे में बता रहे हैं, मैं गरीब शायर 10 बरस से लिखने और शेर की इस्लाह देने पर मुताल्लिक़ हुआ हूँ। मैं गरीब शायर, खुद के लिए कह रहे हैं कि मैं गरीब शायर 8-10 बरस से शेर लिखने और शेर के ऊपर इस्लाह देने से मुताल्लिक़ हुआ हूँ। ताल्लुक़ होना, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब का भी ताल्लुक़ लाल किले से था, मुग़ल दरबार से था, मुग़लिया हुकूमत से ताल्लुक़ रखते थे। अब ताल्लुक़ क्यों हुआ उनका, तो वो कहते हैं कि मैं शेर व शायरी के सिलसिले में मुताल्लिक़ हुआ हूँ। मुताल्लुक़ का मतलब राब्ता होना, ताल्लुक़ होना। तो वो भी कह रहे हैं कि मैं तो गरीब हूँ, मुझे सियासत से कोई मतलब नहीं है, मुझे लड़ाई झगड़े से, इस फितने से कोई मतलब नहीं है, मैं बगावत में शामिल नहीं था। मैं तो दरबार में जाता था
तो शायरी की इस्लाह के लिए जाता था। बहादुर शाह जफ़र के और उनके जो बेटे थे उनके शेर व शायरी सुखन के ऊपर मैं इस्लाह किया करता था, इसलिए मैं दरबार से वाबस्ता था, दरबार में जाया करता था। बाकी इसके अलावा मेरा कोई हाथ बगावत के अंदर नहीं था। तो ये कहते हैं मैं गरीब शायर 10-10 बरस से लिखने और शेर की इस्लाह देने पर मुताल्लुक़ हुआ हूँ, ख्वाह ही उसको नौकरी समझो, ख्वाह ही मजदूरी जानो। अब मैं जो दरबार में जाता था तो मैं शेर व शायरी पर इस्लाह के सिलसिले में जाता था। शेर व शायरी की वजह से ही मेरा दरबार में, मुगलिया दरबार में आना जाना था। अब चाहे आप मुझे मेरी नौकरी समझ लो ये, या चाहे मेरी मजदूरी समझ लो, काम के सिलसिले में मुझे जाना पड़ता था। उससे जो मेरे मुआशी ज़रूरात मेरी पूरी हो जाया करती थी। इस फितना व आशूब में किसी मसलहत में मैंने दखल नहीं दिया। और ये जो हंगामा हुआ, फितना आशूब, हंगामा, आशूब यानी हंगामा, फितना व फसाद, जो लड़ाई झगड़े हुए, तो ये कहते हैं कि इन लड़ाई झगड़ों के अंदर मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं कभी भी इसके अंदर शामिल नहीं हुआ। मैं तो गरीब शायर हूँ, शायरी मेरा काम है, शायरी के सिलसिले में मैं दरबार के अंदर जाता था। और ये बात सबको पता है कि मैंने कभी सियासत की बात नहीं की, कभी मसलहत मशवरा, कभी इस मसलहत में मैंने अपना काम नहीं किया, कभी मैंने हाथ आजमाइश नहीं की, यानी सियासत के काम में कभी भी दखल नहीं दिया। सिर्फ अशार की खिदमत बजा लाता रहा और नज़र अपनी बेगुनाही पर शहर से निकल गया। अब वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ अशार की खिदमत बजाता लाता रहा। मैं मुग़ल दरबार में जाता था लेकिन मैं मुग़लों का खादिम नहीं था, मैं तो अशार का, शायरी का खादिम हूँ, शायरी की खिदमत करता रहा। इसके माने ये हैं कि वो सियासत की बातों से दूर थे, सिर्फ शेरी इस्लाह के लिए वो दरबार से मुंसलिक थे, दरबार से ताल्लुक़ रखते थे। बाकी इसके अलावा उनका ना तो किसी हंगामे से ताल्लुक़ था, ना ही किसी सियासत की बात से ताल्लुक़ था, और ना ही किसी की खिलाफत से ताल्लुक़ था। वो तो सिर्फ शेर व शायरी की इस्लाह के लिए और सुखन के माहौल को बनाने के लिए दरबार में जाया करते थे। नज़र अपनी बेगुनाही के ऊपर है कि मेरे किसी और की भी फिक्र नहीं है, अपने आप की फिक्र है कि मैं बेगुनाह साबित हो जाऊं, और सबको ये बात मालूम है कि मैं बेगुनाह हूं, तो मेरी नज़र भी अपनी बेगुनाही के ऊपर ही है। और मैं शहर से निकल गया। ये शहर कौन सा है? लाल किला। लाल किले के अंदर भी आबादी थी, बहुत सारे वहाँ पर लोग रहते थे। तो जो लाल किले के और उसके आसपास का शहर है, ये वहाँ से निकलकर बल्ली मारान के अंदर आ गए थे। तो मैं चुपचाप शहर से निकल गया। मेरा शहर में होना हुक्काम को मालूम है, मगर चूंकि मेरी तरफ से बादशाही दफ्तर में से या मुखबिरों के बयान से कोई बात पाई नहीं गई, लिहाजा तलबी नहीं हुई। वो कहते हैं कि मैं अब बल्ली मारान में रहता हूँ, हकीमों के मोहल्ले में मैं रहता हूँ, इस गली में मैं रहता हूँ। ये बात हक्काम को मालूम है। अब हक्काम कौन है? अंग्रेज़ अफसर जो लाल किले के ऊपर काबिज हो गए। बहादुर शाह जफ़र को कैद कर दिया गया, उनके बच्चों को कत्ल कर दिया गया, बगावत को दबा दिया गया। अब पूछताछ की जा रही है, जो जो बगावत में शामिल थे या शामिल होने का शक था, उनको मारा पीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, तरह तरह की सज़ाएं दी जा रही हैं। गालिब कह रहे हैं कि मैं भी दिल्ली में हूँ और दरबार में मेरा आना जाना था, लेकिन मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं हुई, किसी ने मेरी शिकायत नहीं की। ये कहते हैं मगर चूंकि मेरी तरफ बादशाही दफ्तर से, बादशाही दफ्तर बहादुर शाह के दफ्तर से कोई ऐसा कागज़ नहीं मिला है, कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है कि मेरी गिरफ्तारी हो सके, तो मेरी किसी ने तलबी नहीं की। तो ना तो बादशाही दफ्तर से और ना ही मुखबिरों के बयान से। मुखबिर, उस वक्त मैंने बताया आपको, अंग्रेज़ों ने मुखबिर छोड़ रखे थे, खबर लेने के लिए अपने लोग लगा रखे थे कि वो छुप कर खबरें लिखते थे, जासूसी करते थे, पता लगाते थे कि कौन कौन लोग बगावत में शामिल थे। तो ना तो मुखबिरों ने इसके बारे में खबर दी गालिब के बारे में, और ना ही बादशाह के दफ्तर से कोई ऐसी चीज़ हाथ में आई जो ये साबित करती हो कि मिर्ज़ा गालिब बगावत के अंदर शामिल थे। हालांकि पूछताछ के लिए पुलिस इनके घर तक जाती थी, बस खाली ऐसे ही नाम पता पूछकर वो निकल जाया करती थी। दूसरे खतों में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है मिर्ज़ा गालिब ने, पुलिस के अपने घर आने का। तो मुखबिरों के बयान से कोई बात नहीं पाई गई, लिहाजा तलबी नहीं हुई। तलबी मतलब बुलावा, तलब नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया, कोई बात साबित नहीं हुई, जुर्म साबित नहीं हुआ, तो उनको सुकून से रहने दिया गया। वरना जहां बड़े बड़े जागीरदार बुलाए हुए या पकड़े हुए आए हों, मेरी क्या हकीकत थी? तो कहते हैं कि मेरे खिलाफ सबूत नहीं मिला, और मैं तो शरीफ इंसान था, मुझे बगावत से कोई मतलब नहीं था, मैं बगावत में शामिल नहीं था, कहीं से ऐसी बात साबित नहीं हुई कि मैं बगावत में हूँ, तो इसलिए मेरी तलबी नहीं हुई।
ना तो बादशाह के दफ्तर से कोई खबर आई कि आपको तलब होना है, और ना ही मुखबिरों ने मेरे खिलाफ बयानी की है। ऐसे वक्त के ऊपर जब बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े दौलतमंद शख्सों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, नहीं आ रहे हैं, उनको बुलाया गया है दरबार में, नहीं आते तो ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके उनको बुलाया गया है, मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे छोड़ दिया गया। मेरी क्या हकीकत है, मेरी क्या औकात है उन लोगों के सामने? उनको बुला लिया गया, बड़े बड़े मालदारों को बुला लिया गया, तो मुझे भी बुला सकते थे, लेकिन मेरे ऊपर तो उनका रहम रहा, अल्लाह का करम रहा मेरे ऊपर कि मुझे नहीं पकड़ा गया। गरज के अपने मकान में बैठा हूँ, दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता। अब का हाल बयान कर रहे हैं कि ये तो ठीक है, चलो अब तक हो गया। अब नई बात ये है कि मैं अपने मकान में बैठा हूँ और हालात ये हैं कि दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि वही बाहर पकड़ दकड़ चल रही है, मुखबिर घूम रहे हैं, अंग्रेज़ों के जो जासूस हैं वो घूम रहे हैं, तो पकड़े जाने का डर है। अभी भी इम्कानात ये हैं कि मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊँ, तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता, घर के अंदर ही मैं बैठा रहता हूँ। सवार होना और कहीं जाना तो बहुत बड़ी बात है। सवार होना, किसी गाड़ी के अंदर सवार होना, किसी घोड़े के ऊपर सवार होना, किसी सवारी को लेकर उसके ऊपर सवार होना, यहाँ गालिब कह रहे हैं सवार होना। तो जब मैं घर से बाहर ही नहीं निकल सकता, तो सवार होना और कहीं जाना, बाहर निकलना, वो तो बड़ी बात हो गई, कुछ भी मुमकिन नहीं है इस वक्त। रहा ये कि कोई मेरे पास आवे, शहर में है कौन जो मेरे पास आवे? अब गालिब कहते हैं कि मेरा तो कहीं जाना मुमकिन नहीं है, कहीं जा नहीं पाता, और रही बात यह कि कोई मुझसे आके मिले, तो फिर खामोश होके कहते हैं कि अब बचा ही कौन है, शहर में रहा ही कौन जो मुझसे आकर मिले? सभी तो खत्म हो गए, दोस्त मर गए, शहर छोड़कर चले गए, जो दूसरे आसपास के लोग थे वो भी शहर छोड़कर भाग गए, अब कोई है ही नहीं, मुलाकात कौन करे? इसलिए अकेला घर में बैठा रहता हूं। घर के घर बेचिराग पड़े हैं, घर के घर बेचिराग पड़े हैं, घर के घर यानी बहुत सारे घर इस हालात में हैं कि वहां पर कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं है। बच्चों, हमारे मुआशरे में ही माना जाता है कि शाम के वक्त घर के अंदर चिराग ज़रूर जलाया जाए, रोशनी ज़रूर की जाए, लेकिन गदर के नाकाम होने के बाद जो हालात पेश आए, उन हालात से सामना ना कर सके लोग, और वो शहर छोड़कर भाग गए अपने घर बार को, जैसे हैं उसी हालात में पूरे के पूरे परिवार वहाँ से गायब हो गए, वो निकल गए। अब उनके घर सूने पड़े हुए हैं, कोई चिराग जलाने वाला भी उनके घर के अंदर नहीं है। उन घरों को देखकर ही, उन लोगों को देखकर ही गालिब कहते हैं कि मुझसे मिलने की बात तो दूर है कि घरों में चिराग जलाने वाला भी कोई नहीं है, सुनसान घर पड़े हुए हैं, कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है, सारे के सारे लोग जा चुके हैं। घर के घर बेचिराग पड़े हैं, घर के घर अंधेरे में पड़े हुए हैं, बेचिराग पड़े हुए हैं। मुजरिम सियासत पाते जाते हैं। सियासत पाना यानी सज़ा पाना, सियासत पाना, सज़ा पाना। तो मुजरिम जिनके ऊपर जुर्म साबित हो गया है, उनको सजाएं मिल रही हैं। जर्नेली बंदोबस्त, जर्नेली बंदोबस्त है बच्चों फौजी इंतज़ाम। अब जब बहादुर शाह जफ़र को हटा दिया गया है, माजूल कर दिया गया है, तो फ़ौज ने कमान संभाल ली है, अंग्रेज़ हुकूमत ने कमान संभाल ली है, और अब वो जर्नेली बंदोबस्त कहला रहा है अंग्रेज़ी हुकूमत। तो मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि जर्नेली बंदोबस्त 11 मई से आज तक, यानी शुम्मा 5 दिसंबर 1857 तक बदस्तूर है। अब ये कह रहे हैं कि बाहर निकलना मुश्किल है, निकल नहीं सकता, और जर्नेली बंदोबस्त लगा हुआ है, और काफ़ी वक्त हो गया है। याज़ दहम के माने होते हैं बच्चों 11, याज़ दहम 10 के बाद आने वाले संख्या को, 10 के बाद आने वाली गिनती को याज़ दहम कहा जाता है। तो ये कहते हैं कि याज़ दहम मई यानी 11 मई से आज तक कब का हालात बयान कर रहे हैं ये? शुम्बा, शुम्बा कहते हैं बच्चों शनिचर को। शुम्बा शनिचर होता है, और उसके बाद हफ्ते के दिन होते हैं शुम्बा 1, शुम्बा 2, शुम्बा 6, शुम्बा 4, शुम्बा पंचम, और फिर इस तरह से महीने के, इस तरह से दिनों के नाम होते हैं। तो शुम्बे का दिन है, वो दिन है शुम्बा यानी शनिचर, और 5 दिसंबर यानी 11 मई से लेकर आज 5 दिसंबर हो गया है। इतना वक्फा नीचे निकल गया है, लेकिन जर्नल बंदोबस्त हट नहीं रहा है, अंग्रेज अपना निज़ाम हटा नहीं रहे हैं। तो 5 दिसंबर 1857 तक बदस्तूर है। बदस्तूर यानी जैसे बना हुआ है, शुरू में लगा था उसी मुताबिक वो लगा हुआ है, दस्तूर के मुताबिक। कुछ नेको बद का हाल मुझको नहीं मालूम, बल्कि हनूज ऐसे अमूर की तरफ हुक्काम को तवज्जो भी
नहीं है। अब कुछ नेको बदगा कि क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, दुनिया में क्या हो रहा है कुछ हमें मालूम नहीं। और यहाँ तक कि हुनूज यानी यहाँ तक कि अभी तक कि इनको भी पता नहीं है, जो अंग्रेज़ हुक्काम हैं उनको भी पता नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। देखें अंजाम कार क्या होता है। यहाँ बाहर से अंदर कोई बगैर टिकट के आने जाने नहीं पाता। टिकट का मतलब होता है बच्चों इजाज़तनामा। शहर में दाखिल होने के लिए आपको एक कागज़ लाना पड़ेगा, उस पर मोहर लगेगी हुक्काम की कि आप अंदर आ सकते हो, आपको काम वगैरह बताना पड़ेगा। इस तरह का बंदोबस्त 1857 के गदर के बाद शहर का था, दिल्ली शहर का था। तो ये कहते हैं कि यहाँ बाहर से अंदर कोई बगैर टिकट के नहीं आ सकता, जो भी आएगा अपनी पहचान के साथ दाखिल होगा। तुम जिन्हार यहाँ का इरादा ना करना, जिन्हार यानी हरगिज़, तुम हरगिज़ यहाँ का इरादा मत करना, बिल्कुल भी यहाँ मत आना। तुम्हारा इरादा हो मुझसे मुलाकात करने का तो उसे तर्क कर दो, छोड़ दो, अभी नहीं मिलना हमें। अभी देखा चाहिए मुसलमानों की आबादी का हुक्म होता है या नहीं। अभी हमें सोचना है, बैठ के देखना है, हमें इंतज़ार करना है। देखा चाहिए यानी देखना चाहिए, सोचना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि मुसलमानों की आबादी का ऐलान होता है या नहीं, मुसलमानों को रहने की इजाज़त मिलती है या नहीं। जो घर बार छोड़ गए हैं उनको दोबारा बसाया जाएगा या उनको भागे दौड़े रहने दिया जाएगा। इसके हुक्म आने के बाद पता चलेगा कि तुम्हें यहाँ पर आना है या नहीं आना। बहरहाल मुंशी साहब को मेरा सलाम कहना, ये ख़त दिखा देना। बहरहाल हर हाल मुंशी साहब को मेरा सलाम कहना। मुंशी साहब कौन से हैं? ये मुंशी साहब हैं मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के वालिद साहब। ये बहुत ज़ईफ़ थे और इनकी भी मिर्ज़ा गालिब बहुत इज़्ज़त करते थे, बहुत तारीफ़ करते थे इनकी। तो इन्होंने कहा है मिर्ज़ा गालिब ने कि जो मैंने ख़त दिया है इस ख़त को मुंशी साहब को भी दिखा देना और उन्हें मेरा सलाम पेश करना। इस वक्त तुम्हारा ख़त पहुंचा और इसी वक्त मैंने ये ख़त लिखकर डाक के हरकारे को दे दिया है। हरकारा डाक लाने ले जाने वाला, डाकिए को हरकारा कहा जाता है। तो बोले अभी मुझे तुम्हारा ख़त मिला है और अभी फ़ौरन ही मैं इसका जवाब लिखकर दे रहा हूँ। शुम्बा 5 दिसंबर 1857 ईस्वी, 5 दिसंबर बरोज सनीचर और सान है 1857। ये 1857 के गदर के हालात बच्चों बहुत खौफज़दा हालात हैं, बहुत ख़राब हालात उस वक्त के थे। 1857 के गदर के अंदर जब वो नाकाम हो गया था तो अंग्रेज़ों ने उस गदर में शामिल होने के शक के ऊपर बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मारा, बहुत सारे लोगों को परेशान किया गया, दर बदर किया गया, घर से निकाल दिया गया, जायदाद और जागीरों से उनको बेदखल कर दिया गया। मिर्ज़ा गालिब के इस ख़त के अंदर हमें इतनी मालूमात हासिल होती है कि उस वक्त के हालात ऐसा लगता है कि जैसे हमारी आंखों के सामने तस्वीर बनकर सामने आ गए हैं। मंजर कशी का जो उनसुर मैंने आपको बताया था, जो खतूत में नज़र आता है, मिर्ज़ा गालिब के इस ख़त के अंदर बहुत उम्दा अंदाज में हमें नज़र आता है। मिर्ज़ा गालिब के ख़त मुंशी हरगोपाल तुफ्ता का हम मुताला कर रहे थे। अगले हिस्से के अंदर मैं इस ख़त से मुताल्लिक़ सवालात के साथ आपके सामने फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।